मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। और बायोसाइड में हम लोग घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं जूलॉजी के एनिलिडा पर। तो नॉन का डेटा है एनिलिडा। तो एनिलिडा के क्वेश्चंस हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। केचुए में हृदय होते हैं, अर्थवर्म पॉसेस हर्ट्स। तो केचुए में हृदय होते हैं 6 जोड़े, 4 जोड़े, 2 जोड़े, 1 जोड़े। बहुत बार ही एक क्वेश्चन आया है, ये हमेशा ही पूछ लिया जाता है कि केचुए में कितने जोड़े होते हैं, मनुष्य में कितने जोड़े होते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखना है हमें कि जो केचुआ होता है उसमें 4 जोड़े 4 पेयर्स 4 जोड़े हर्ट होते हैं। और ये किस किस खंड में होते हैं ये भी पूछा जाता है। तो ये पाया जाता है 7 में, 9 में एंड 12 में एंड 13। 7, 9, 12, 13 वाले खंड में जो केचुआ होता है वो उसमें खंड पाया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है इसमें। तो इसके 7वें, 9वें और 12वें, 13वें खंड में ही पाया जाता है। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि जो केचुआ होता है उसमें कितने हृदय कितने पार्ट में होते हैं, कितने जोड़े होते हैं। 4 जोड़े हृदय होते हैं जो कि 7वें, 9वें, 12वें, 13वें खंड में होते हैं। 7वें और 9वें खंडों के हृदय लेटरल होते हैं, मतलब साइड में होते हैं। 7वां और 9वां है तो इसके साइड में होते हैं। 12वें और 13वें खंडों के लेट्रो ओएसोफेजियल होते हैं, तो लेटरल में होते हैं। लेटरल ग्रसनी होते हैं, मतलब ग्रसनी के लेटरल में होते हैं। फेरिंग्स जो होती है वो इसोफिगस जो होता है उसके लेटरल में होते हैं। तो ये होता है अर्थवर्म के हार्ट के बारे में बात। अगला क्वेश्चन है एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण है। एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण क्या है? यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिलिडा। सीलोम तो इसमें पाया जाता है और भी बहुत से जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन क्या ऐसा है जो इसको अलग करता है अन्य से? तो उभयलिंगी ये भी बहुत से में होता है, ये भी पूढ़ाहा नाल ये भी बहुत से में। एक है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया का एनिलिडा का यूनिक कैरेक्टर है एनिलिडा का। और ये जो नेफ्रीडिया है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जी अंग है। तो इसका राइट आंसर है नेफ्रीडिया। हम लोग नेफ्रीडिया की बात कर रहे हैं। नेफ्रीडिया विशिष्ट लक्षण है एनिलिडा का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सभी एनिलिडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन नेफ्रीडिया पाए जाते हैं उत्सर्जन के लिए, जबकि सीलोम एनिलिडा के अतिरिक्त अन्य बहुत से जंतुओं में होता है। इसी प्रकार पूढ़ाहा नाल भी अन्य जंतुओं में होता है, जबकि एनिलिडा संघ के जंतु उभयलिंगी एवं या एकलिंगी दोनों होते हैं। तो इसमें राइट आंसर है बी, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केचुए में उत्सर्जी पदार्थ है। क्वेश्चन 3 बार ये मूव हो रहा है। केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है, मतलब इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है अर्थवर्म का? क्या वो अमीनो अम्ल है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया या यूरिया है? तो इसका है अमोनिया तथा यूरिया। इसका राइट आंसर है अमोनिया तथा यूरिया। तो दोनों होते हैं इसमें, अमोनिया भी होता है और यूरिया होता है। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। केचुए नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन, जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन म्यूकस या यूरिन के रूप में करते हैं। इनके मूत्र में मुख्य रूप से अमोनिया तथा यूरिया दोनों होते हैं। सामान्यतः यह यूरिया का उत्सर्जन करता है, जबकि जब आर्द्रता होती है तो यह अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं।
तो एक्सक्रीशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी के हिसाब से, पानी के पाए जाने के हिसाब से इनका जो प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो निर्धारित होता है। तो देखिए, जब आर्द्रता है तब ये मॉइस्चर है तब ये यूरिया उत्सर्जित कर रहा है, तो यह अमोनिया उत्सर्जित कर रहा है, क्योंकि इसके लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और नहीं तो ये मुख्यतः क्या उत्सर्जित करता है? यूरिया उत्सर्जित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केचुए में वृषण कोश किन खंडों में होता है? टेस्टिस सैक्स इन अर्थवर्म लोकेटेड इन विच सेगमेंट? टेस्टिस का जो सैक है वो किस सेगमेंट में पाया जाता है? पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है 13वें और 14वें में, 13 एंड 14, 9 एंड 10, 11 एंड 12, 10 एंड 11। तो देखते हैं कि वृषण केचुए का जो टेस्टिस है वो किन खंड में पाया जाता है। मेनली जो इसका क्वेश्चन आता है वो खंड से ही आता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का किस किन खंडों में है, हार्ट किन किन खंडों में है, वृषण कोश किन किन खंडों में है। ये क्वेश्चन बहुत ही आते हैं और ये याद रखना पड़ता है। इसका कोई समझने का तरीका नहीं है, बस याद करने का है, और याद करने के लिए आप कोई भी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है 10वें और 11वें में। ये किस में होता है? 10वें और 11वें में। हमने देखा था कि अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो इसका हार्ट है वो किन किन खंडों में होता है। तो हमने देखा 7वें में, 9वें में, 7वें में था, 9वें में था और 12, 13 में था। इसमें जो था वो लेटरल था, और ये जो 2, 12 और 13 थे ये इसोफेजल लेटरल थे। और अभी हमने देखा केचुए के वृषण कोश किन खंडों में है, तो वृषण कोश टेस्टिस है 10वें 12वें। राइट आंसर है डी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। केचुआ एक द्विलिंगी है। ओहो, बार केचुआ क्या है? एक द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट जंतु है। इसमें 10वें 11वें खंड में वृषण कोश टेस्टिस सैक होते हैं। प्रत्येक वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण होता है। प्रत्येक वृषण कोश में 10वें और 11वें में 10वां खंड है और ये 11वां खंड है। तो टेस्टिस सैक इसमें होगा, इसमें टेस्टिस सैक होता है। प्रत्येक वृषण कोश में एक वृषण होते हैं और सभी इसमें जो है एक टेस्टिस होगा, इसमें भी टेस्टिस होगा, इसमें भी होगा। 13वें खंड में एक जोड़ी अंडा से पाया जाता है। अब देखिए, 10वें और 12वें में द्विलिंगी है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग नहीं है। इसी में मेल पार्ट भी है और इसमें फीमेल पार्ट भी है। 10वें और 11वें में क्या है? टेस्टिस है। और 12 में तो हार्ट था। 13वें खंड में क्या है? 12वें और 13वें में लेटरल इसोफेजल लेटरल हार्ट की पोजीशन थी। प्रत्येक अब 13वें खंड में एक जोड़ी अंडा से पाए जाते हैं। 13वें खंड में इसमें पाया जा रहा है ओवरी। चूँकि ओवरी और टेस्टिस एक ही बॉडी में पाया जा रहा है, इसीलिए इसको बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, केचुए में वृषण कोश वृषण किन खंडों में पाया जाता है? अभी हमने देखा कि 10 और 11 में पाया जाता है। 13वें में ओवरी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति होती है। इन पॉलीकीटा द नेचर ऑफ सीटी क्या होती है? बहुतायत होती है, समूह में होती है, एकल होती है, समेकित होती है। पॉलीकीटा द नेचर ऑफ सीटी न्यूमरस, अकर्स इन बंडल्स, अकर्स सिंगली और फ्यूज होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है समूह में होती है, अकर्स इन बंडल्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं इसको। एनिलिडा संघ को सीटी की स्थिति तथा व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सीटी एक प्रकार के चलन अंग होते हैं। क्या है सीटी? क्या है? जो सीटी होती है ये है एक लोकोमोटरी ऑर्गन। पॉलीकीटा वर्ग में सीटी बहुत सी होती है, पॉलीकीटा में बहुत सी होती है।
तथा समूह और खंडों में स्थित होती है। चूँकि प्रश्न में सीटी की प्रकृति पूछा गया है, नेचर पूछा गया है, इसलिए सी करेक्ट है। मतलब बहुत तो होती है, न्यूमरस देखिए ऑप्शन यहाँ ये भी हो सकता है न्यूमरस, लेकिन सीटी का नेचर क्या है, किस स्थिति में ये रहती है, तो ये बंडल्स में रहती है, बहुत होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पैरापोडिया द्वारा गमन होता है। पैरापोडिया द्वारा गमन होता है मतलब लोकोमोटरी जो ऑर्गन है वो पैरापोडिया है। ये किस में होता है? लोकोमोशन पैरापोडिया द्वारा हो रहा है किस में? एकाइनोडर्म में, सम आर्थ्रोपोड में, वर्टिब्रेट में, सम एनिलीड। लीची आपने देखा होगा, लीच जो लीच होता है उसमें पैरापोडिया सम एनिलीड दिया गया है, लीच में ये पाया जाता है। लोकोमोशन पैरापोडिया द्वारा होता है। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। लीच वही नेरिस। कुछ एनिलिडा जंतुओं में पैरापोडिया पाया जाता है जो गमन, श्वसन आदि कार्यों में प्रयुक्त होता है। मतलब गमन के साथ, लोकोमोशन के साथ रेस्पिरेशन में भी सहायक होता है। पैरापोडिया में सीटी संख्या में अधिक होते हैं। पैरापोडिया जो होता है लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसमें जो सीटी होती है वो बहुत ही अधिक संख्या में होती है। तथा समखंडों के पार्श्वों में स्थित जोड़ीदार मांसल प्रवर्धों तथा पैरापोडिया में झुंडों में धंसे रहते हैं। जैसे कि पॉलीकीटा के सदस्य नेरिस में, कीटोप्टेरिस नेरिस में ये पाया जाता है। नेरिस में पाया जाता है, कीटोप्टेरिस में पाया जाता है। जो लीच हम कह रहे थे वो हिरोडिनेरिया का था, हिरोडिन, लेकिन ये नेरिस है। नेरिस में पैरापोडिया पाया जाता है। उसका दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, लेकिन जो है जो नेरिस होता है इसमें ऐसे प्रवर्ध निकले रहते हैं, ऐसे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। ये नेरिस है और जो लीच होता है वो ऐसे रहता है, ऐसे। उनमें भी ऐसे ही बाहर से देखने पे ऐसे दिखाई देती हैं। ये ब्लड सकर होते हैं। पैरापोडिया संबंधित है किससे? अभी हमने देखा था कि गमन से और रेस्पिरेशन से, तो दोनों ही को करेंगे। जोंक में चूसक होते हैं। जोंक लीच की बात आ गई। चूसक होते हैं शरीर के अग्र सिरे पर, पूरे शरीर पर, शरीर के पश्च सिरे पर, अग्र और पश्च दोनों सिरे पर होते हैं, दोनों ही सिरे पर होते हैं। ऐसे यहाँ पर ऐसे लगा रहता है, ऐसे दोनों ही सिरे पर चूसक होते हैं, दोनों ही सिरे पर चूसक होते हैं, ब्लड को सक करते हैं। हाँ, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। जोंक में शरीर के दोनों सिरों पर सकर्स पाए जाते हैं, एंटीरियर सकर, पोस्टीरियर सकर। एंटीरियर जो आगे की तरफ है, आगे सिरे पर है, और पोस्टीरियर जो पश्चिम पर है। जोंक के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच? लीच के क्रॉप में कितने ही खंड होते हैं? तो इसका राइट आंसर 6, 8, 9, 10 क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 10 होते हैं। जोंक के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं? 10 होते हैं। जोंक में क्रॉप इसके आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। जो क्रॉप होता है आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, ये है क्रॉप। किस में होता है? जोंक में। लीच क्या करता है? जो कि ब्लड को सक करता है। क्रॉप जो है सबसे बड़ा भाग है इसके एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि इसके 9वें, अभी किस खंड में पाया जा रहा है? 9वें पे पाया जा रहा है। 9वें से 18वें तक फैला रहता है। ओके, जो क्रॉप है 9 से स्टार्ट हो रहा है, 9वें से 18वें खंड तक फैला रहता है, इतना बड़ा होता है क्रॉप। और पार्ट किसका है? एलिमेंट्री कैनाल का क्रॉप। पूरे क्रॉप में 10 कोष्ठ होते हैं। अब इसमें कितने कोष्ठ होते हैं? 10 टोटल कोष्ठ होते हैं। 10 चैम्बर कोष्ठ एक क्रम में होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ एक दूसरे से इंस्पेक्टर द्वारा अलग होते हैं। इन दोनों के बीच में एक इंस्पेक्टर होता है, ये एक दूसरे से इंस्पेक्टर द्वारा अलग होते हैं। ये इनको अलग करता है, एक इंस्पेक्टर होता है सब में, ये इनको एक कोष्ठ को दूसरे कोष्ठ को अलग करता है। डिवाइडर कह सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से द्विलिंगी जंतु है। द्विलिंगी का मतलब ये होता है कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट
एक ही उसमें रहे। स्कैरिस में हमने देखा था कि जो फीमेल था वो बहुत लंबा था और जो ये था मेल था वो छोटा था। इसमें पीनियल स्पिक्यूल्स थे। तो मेल और फीमेल अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है ये यूनिसेक्सुअल है। मधुमक्खी, इसमें मेल फीमेल अलग अलग रहते हैं। घरेलू मक्खी, इसमें भी अलग अलग रहते हैं, मेल अलग रहता है, फीमेल अलग रहता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोंक। मतलब एनिलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। निम्न में से द्विलिंगी जंतु कौन हुआ? कौन हुआ? हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल हुआ जोंक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन द्विलिंगी है? भाई साहब अभी हमने बात की जोंक। जोंक है द्विलिंगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। बॉट्राइडल ऊतक पाया जाता है। बॉट्राइडल टिश्यू इज फाउंड। बॉट्राइडल टिश्यू क्या करता है? एक पूरे उसमें फैला रहता है। ये किस में पाया जाता है? जोंक में। बॉट्राइडल टिश्यू किस में पाया जाता है? जोंक में, केचुए में, स्कैरिस में, नेरिस में। जोंक में, के स्कैरिस में, केचुए में, इसमें। तो ये पाया जाता है बॉट्राइडल टिश्यू जोंक में। किस में पाया जाता है? जोंक में। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, बहुत ही ब्लर है। जोंक या हिरोडेनेरिया की जो देह भित्ति बॉडी वॉल होती है वो मस्कुलर होती है। मस्कुलर होती है और ये क्या करते हैं? सरक सरक के आगे बढ़ते हैं। आहार नाल के चारों तरफ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। आहार नाल के चारों तरफ, जिन्हें बॉट्राइडल टिश्यू कहते हैं। ये ऊतक इनके सीलोम के लगभग संपूर्ण भाग में फैले थे। पूरे संपूर्ण भाग में, इनके सीलोम के संपूर्ण भाग में फैले रहते हैं। तो ये हिरोडेनेरिया में है और बॉडी वॉल मस्कुलर होता है। आहार नाल के चारों तरफ फैले रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हिरोडेनेरिया के प्रगुहा का अधिकांश भाग भरा होता है। मोस्ट ऑफ द सीलोमिक स्पेस इन हिरोडेनेरिया इज फिल्ड विद। किससे भरा रहता है? संबंधित ऊतक से, रुधिर गुहिक द्रव से, बॉट्राइडल टिश्यू से, स्पंजी ऊतक से। कनेक्टिव टिश्यू, हीमोसिलोमिक फ्लूइड, बॉट्राइडल टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू। तो इसका राइट आंसर है बॉट्राइडल टिश्यू। अभी हमने पढ़ा हिरोडेनेरिया के जो सीलोमिक स्पेस है वो किससे भरा रहता है? बॉट्राइडल टिश्यू से भरा रहता है। हिरोडेनेरिया ग्रैनुलोसा में एक अस्थायी क्लाइटेलम इन खंडों में बनता है। तो किन खंडों में अस्थायी टेम्पोरेरी क्लाइटेलम बनता है? टेम्पोरेरी क्लाइटेलम किन में बनता है? तो ये बनता है 5वें 8वें में, या फिर 12वें 25वें में, तीसरे 5वें में, या 9वें 11वें में। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है 9वें और 11वें में। हिरोडेनेरिया ग्रैनुलोसा में अस्थायी क्लाइटेलम किन खंडों में बन रहा है? 9वें और 11वें में। तो इसके खंड कितने खंडों में बटा रहता है? ये PGT 2003 में तो यहाँ है, लेकिन अभी जो PGT का GGIC का एग्ज़ाम हुआ था, GGIC का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन नहीं आया था कि जो हिरोडेनेरिया है उसमें कितने खंड होते हैं। तो वो 33 खंड होते हैं, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हिरोडेनेरिया ग्रैनुलोसा का पूरा संपूर्ण से 33 खंडों में बटा होता है, यही क्वेश्चन आया था। इनमें जनन काल में 9वें 10वें 11वें खंड में क्लाइटेलम बनता है। किस में बन रहा है? 9वें में बन रहा है, 10वें में बन रहा है, 11वें में बन रहा है। क्या? क्लाइटेलम। क्लाइटेलम टेम्पोरेरी क्लाइटेलम बन रहा है। क्लाइटेलम की ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ द्वारा ककून का निर्माण होता है। अब ये जो पदार्थ निर्माण करता है उससे ककून बनता है। क्या बनता है? ककून बनता है। ठीक है, इसलिए क्लाइटेलम का निर्माण हो रहा है। अगला, हिरोडेनेरिया में पश चूसक का निर्माण कितने खंडों द्वारा होता है? कितने खंडों द्वारा होता है? पश चूसक जो पोस्टीरियर सकर होते हैं वो कितने खंड में फैले रहते हैं? 2, 5, 7, 10। तो इसका राइट आंसर है 7।
7 खंडों में ये बटे रहते हैं। जो एंटीरियर सकर है, एंटीरियर सकर आगे आगे होता है और ये 3 खंड में होता है। पोस्टीरियर सकर पीछे होता है, पोस्टीरियर सकर ये 27 से लेकर 33 तक, 27 से लेकर 33 तक लगभग कितने खंड में बटा रहता है? 7 खंडों द्वारा बनते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखने लायक है। एक्सप्लेनेशन यही दिया गया है। अग्रचूसक एंटीरियर सकर आगे के 3 खंडों में, पोस्टीरियर सकर 27 से 33 7 खंडों यही पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक सिलेंट्रेट है? निम्न में से कौन एक सिलेंट्रेट है? सी लिली, सी माउस, सी पेन, सी फेदर। तो सिलेंट्रेट का क्वेश्चन यहाँ क्यों आया है? सी पेन, क्योंकि इनके नाम जो हैं अलग अलग होते हैं। सी पेन सिलेंट्रेट संघ का जंतु है। इसका वैज्ञानिक नाम पेनिट्यूला है। क्या है वैज्ञानिक नाम? पेनिट्यूला। सी पेन क्या है? एक, बाकी सिलेंट्रेट नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुद्री पेन सिलेंट्रेटा संघ का एक जंतु, इसका वैज्ञानिक नाम पेनिट्यूला है। अगला क्वेश्चन, जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है को किसमें उड़ेल देता है? अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि जब हमारा जो ब्लड है बाहर निकलता है तो वो क्लॉट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब ये कट जाता है और बाहर निकलता है तो क्लॉट हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। तो जब ये जोंक ब्लड को सक कर लेती है तो इसके तो पेट में जाके क्लॉट हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्लॉट नहीं होता। क्यों? क्या कोई बता सकता है इसका आंसर? चलिए सोचिए और बताइए। हम तब तक इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जोंक अपने शिकार से लगातार धारा रक्त प्राप्त करता है को किसमें उड़ेल कर? हाँ, इसका तो आंसर यही मिल जाएगा। जो हमने क्वेश्चन पूछा उसका भी आंसर यही है। हिपेरिन, इंसुलिन, पेप्सिन, हिरुडिन। इसका राइट आंसर है हिरुडिन। इसीलिए इसको हिरुडिनेरिया नाम भी पड़ा इसका, क्योंकि ये पदार्थ जो सिक्रीट करता है वो है हिरुडिन। पहले ये हिरुडिन को सिक्रीट कर लेता है, उसके बाद ब्लड इसमें जाता है। तो ये जो हिरुडिन पदार्थ है ये क्लॉट नहीं होने देता। जो ब्लड है, ब्लड की क्लॉटिंग को रोक देता है, नो ब्लड क्लॉटिंग। तो इसीलिए लगातार जोंक अपने शिकार से लगातार जो रक्त धारा प्रवाहित करता है वो किस में उड़ेल कर? हिरुडिन में उड़ेल कर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिरुडिन, चलिए इसमें देखा जाए। हिरुडिन एक एंटीकोगुलेंट पदार्थ है। मतलब एंटीकोगुलेंट मतलब थक्का बनाने का विरोध करता है, थक्का नहीं बनने देता, जो कि जोंक द्वारा स्रावित होता है। अतः रुधिर का थक्का नहीं जमता और यह लगातार रुधिर प्राप्त करता रहता है। हिपेरिन भी एक स्कंदरोधी है। हिपेरिन जो मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। आप देखिए, जब ये रुधिर वाहिनियों में होता है तभी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ है हिपेरिन यहाँ तो आराम से घूम रहा है ना ब्लड, लेकिन क्लॉट हो रहा है। लेकिन ज्यों ही क्या होता है कि ये बॉडी के बाहर आता है तो क्लॉट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसको हिपेरिन नहीं मिल रहा है, इसके अंदर हिपेरिन है। ये ऐसा ही पदार्थ होता है हिरुडिन। जब लीच जो उसको सक कर लेता है तब क्या करता है, ये हिरुडिन नामक पदार्थ को सिक्रेट करता है, जो कि एंटीकोगुलेंट है। तो मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह रुधिर वाहिनियों के अंदर थक्का जमने से रोकता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। इनमें से कौन सा एक रक्त चूसक है? कौन सा एक रक्त चूसक है? हिरुडिनेरिया, पैरामीशियम, ओबेलिया। तो हमें लगता है सब लोग इसका आंसर करेंगे हिरुडिनेरिया। इनमें से कौन एक रक्त चूसक है? हिरुडिनेरिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिरुडिनेरिया एक विकल्पी बाय है, फैकल्टेटिव है, फैकल्टेटिव एक्टोपैरासाइट है, जो कि रक्त चूस कर सैंगिवोर्स होता है ना, हर्बीवोर्स जो हर्ब को खाते हैं, कॉर्निवोर्स जो फ्लेश को खाते हैं, मांस को खाते हैं, ओमनीवोर्स जो
हर्ब को भी खाते हैं, मांस मछली भी खाते हैं। ओमनी सैंगिवोर्स क्या है? सैंगिवोर्स जो ब्लड को सक करते हैं, ब्लड से अपना जीवन यापन करते हैं। यह एनिलिडा संघ का जंतु होता है जो कि जोंक है। तो इसमें कुछ नया नहीं था। अगला, लीच में गमन किसके द्वारा होता है? लीच में हमने गमन देखा था, पैरापोडिया, हाइड्रोस्केलेटन, पैरसीटी। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोस्केलेटन। इसको नहीं देखा था हमने, पैरापोडिया को देखा था। और पैरापोडिया हो रहा था किसमें? जिसमें रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन दोनों हो रहा है, वो था नेरिस। वो कौन था? नेरिस था। नेरिस में पैरापोडिया था, लेकिन इसमें है लीच में हाइड्रोस्केलेटन। इससे गमन हो रहा है। लीच में गमन किससे हो रहा है? हाइड्रोस्केलेटन से हो रहा है। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। लीच एनिलिडा संघ के हिरोडिनिडिया वर्ग, हिरोडिन वर्ग से संबंधित है। पैरापोडिया पाद इत्यादि नहीं पाए जाते, पैर नहीं पाया जा रहा है इसमें इनमें इनके पेशियों द्वारा तथा कंकाल की सहायता से गमन होता है, पेशियों और स्केलेटन की सहायता से। हालांकि इसमें कोई वास्तविक कंकाल नहीं होता, बल्कि इनके शरीर के भीतर गुहा में भरा द्रव ही कंकाल की तरह काम करता है, इसीलिए इसको हाइड्रोस्केलेटन कहा जाता है। जो इसमें पानी भरा रहता है वही स्केलेटन की तरह काम करता है और उसी से इनका लोकोमोशन होता है। और ये पेशियों और ये जो कंकाल तो कुछ है नहीं, इसमें भरा पानी है, इसी की सहायता से इनमें मूवमेंट होता है। केंचुआ सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, प्रकाश के प्रति, रसायन के प्रति, गुरुत्व के प्रति। किसके प्रति? पॉजिटिव बिहेव करता है, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है। किसके प्रति? प्रकाश के प्रति, गुरुत्व के प्रति। कोई नहीं रसायन, तो ये करता है रसायन के प्रति, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है। हाँ, तो इसमें केमिकल के प्रति होता है। अगला एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंचुए में विभिन्न प्रकार के संवेदनांग पाए जाते हैं। रसायन संवेदनांग, कीमो रिसेप्टर, यह विभिन्न रसायनों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। फोटो रिसेप्टर, ये केंचुआ प्रकाश के प्रति नकारात्मक प्रदर्शित करता है। तो जो कीमो रिसेप्टर है क्या? सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, और फोटो के प्रति नकारात्मक। तो ये इसके दो बिहेव हैं, रिस्पॉन्ड हैं। दो प्रकार के रिसेप्टर भी होते हैं, एक होता है फोटो रिसेप्टर और एक होता है कीमो रिसेप्टर। तो इससे पता चलता है कि इसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है। स्टैटोसिस्ट अंग होते हैं सुरक्षा का, संतुलन का, आक्रमण का, संतुलन का, रासायनिक संवेदना ग्रहण का। तो इसका राइट आंसर है स्टैटोस्टैटिक।